हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉसेट की प्रिपरेशन। सो नॉसेट के लिए अब बचे हैं आपके पास 13 से 12 दिन। सो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। सो जो बच्चा चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टिल नॉसेट मेंस तक मैं ये वीडियोज़ डालने वाली हूँ MCQs की, जिसमें मैं हर टाइप का MCQ आपको करवा रही हूँ। 163 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिसमें हर एक ईजी से लेकर डिफिकल्ट MCQ में करवा रही हूँ, आगे भी चलते रहेंगे। एंड अभी भी अगर कोई बच्चा नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो 600 में प्रॉपरली एक मैंने कोर्स बनाया है जो कि ओनली फॉर नॉर्सेट 6 है और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकता है, जिसमें आपके पास रिकॉर्डेड MCQ क्लासेस मिलेंगी आपको, प्लस इसी में ही आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली हैं, प्लस इसी में ही आपको लाइव जो है डाउट क्लास मिलने वाली है। सो आप ये ज्वाइन कर सकते हो फटाफट से, अगर आपको ज्वाइन करना है ओनली इन 599। और आप इसे ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो, जिससे आप फटाफट से मेरे साथ जुड़ के कॉल या फिर मैसेज करके इस बैच को, इस क्रैश कोर्स और नॉर्सेट 6 वाले को बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है, लाइव डाउट क्लास में आपके हर एक डाउट मैं क्लियर करूंगी और ये टिल मेंस तक आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये सिर्फ 599 में मिल रहा है। सो विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था 164। एंड अगर जो भी क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछती हूँ वो क्वेश्चन का आंसर मैं अगली वीडियो में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो ये आपको ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की कि मैम वो वाला आंसर नहीं बताती या मैम को खुद को पता नहीं होता। सो इस चीज़ का वरी मत करिए, आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखा करिए, उसमें मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ और बच्चों को भी जिनका आंसर सही होता है उनको मैं राइट कर देती हूँ। सो 164 को क्वेश्चन हमने करना है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 days after being discharged, a new mother called the clinic stating that she is not sure if her baby is receiving enough breast milk. What information does the nurse need to determine if the infant is being feed adequately? सो देखो क्या कह रहे हैं कि 2 दिन हुए अभी डिस्चार्ज हुए एक न्यू मदर को। ठीक है, वो क्लिनिक में आप ये बोलती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरा जो बच्चा है, जो मेरा इन्फेंट है, वो प्रॉपरली फीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस इंफॉर्मेशन को सुन के नर्स उसे क्या बताएगी? वॉइड 4 times before 2 PM, स्लीप half to 4 hours between feeding, has to at least 2 or more bowel movement a day, nurse 5 minutes on the first breast and 10 ऑन द अदर्स। सो देखो, ये अगर आपको पता करना होता है कि फीडिंग अच्छे से हो रही है, सो देखो अगर बच्चा दिन में दोपहर से पहले 2 PM से पहले 4 बार वॉइड पास कर रहा है, यूरिन पास जो है वो 4 बार कर रहा है 2 बजे से पहले, दोपहर से पहले, तो देन इट मीन्स कि वो प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ब्रेस्ट फीड लेगा, डाइजेस्ट होगा और वो यूरिन से, है तो पानी ही, वो है तो लिक्विड फॉर्म ही, तो यूरिन वो ज़्यादा पास करेगा। और अगर वो 4 बार यूरिन पास कर रहा है 2 बजे तक, सो इट मीन्स वो प्रॉपरली फीड कर रहा है। नेक्स्ट, अ प्री टर्म न्यूनेट एडमिट टू द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट has a muscle twitching, seizures, cyanosis, abnormal respiration and short shrill cry. What complication does the nurse suspect? तो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में एक बच्चा एडमिट हुआ है, उसको मसल ट्विचिंग हो रही है, सीजर्स हो रहे हैं, साइनोसिस है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है, शॉर्ट एंड श्रिल क्राई, मतलब प्रॉपरली क्राई नहीं कर पा रहा वो, ही इज नॉट एबल टू क्राई प्रॉपरली। शॉर्ट एंड श्रिल क्राई का मतलब होता है कि जो बच्चा है वो प्रॉपरली क्राई नहीं कर पा रहा है। सो ये वाले जो देख के आपको क्या लगता है कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी? टेटने की, स्पाइना बाइफिडा की, हाइपरक्लेमीमिया की, इंट्राक्रेनियल हैमरेज। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्राक्रेनियल हैमरेज। सो जब आपने पीडियाट्रिक में हेड इंजरी की होगी, ठीक है, जब आपने पीडियाट्रिक में हेड इंजरी वाला टॉपिक किया होगा, उसमें आपने इंट्राक्रेनियल हैमरेज के बारे में पढ़ा होगा, और वहाँ पे जब आपने पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि उसके जो मेन साइंस होते हैं, दैट इज शॉर्ट एंड श्रिल क्राई प्लस सीजर एंड प्लस एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, ये होते हैं मेन साइन ऑफ इंट्राक्रेनियल हैमरेज हेड इंजरी जब आपने किया होगा। अब आपने किया है ढंग से तो आपको पता होगा, नहीं किया तो इससे अच्छा है कि आप उसके टॉपिक करने से अच्छा है कि अब आप उसके की पॉइंटर्स पढ़ लीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। An infant develops a prurient conjunctivitis on the 4th day of life, is brought to the emergency department. What is a priority nursing action? सो क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे को प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस हो गया है उसके 4th डे ऑफ लाइफ पे।
आप उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके गए उसके पेरेंट्स, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस, मतलब प्रूलेंट का मतलब कि वहां से डिस्चार्ज निकल रहा है, कंजक्टिवाइटिस मतलब कंजक्टिवाइटिस में इन्फेक्शन हो गया है। ये इन्फेक्शन प्रूलेंट तब होता है जब इसकी केयर ना की हो। और ये होता क्यों है? जब बच्चा जो है वजाइना की सिक्रीशंस के कांटेक्ट में आता है, उसकी आईज जो है वो वजाइना की सिक्रीशन के कांटेक्ट में आती हैं, तो कंजक्टिवाइटिस पे इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर इसकी हम केयर नहीं करते देन इट विल बी अ पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। सो अब आप इस पे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या लोगे? असेस फॉर साइन ऑफ निमोनिया, सिक्योर एन ऑर्डर फॉर एलर्जिक टेस्टिंग ऑफ द इन्फेंट, बाथ द इन्फेंट आई विद टिपेड बोरिक एसिड सॉल्यूशन, टीच द मदर टू वॉश हर हैंड बिफोर टचिंग द इन्फेंट। सो देखो, प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस पीडिया का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये बहुत से बच्चों को देखने को मिलता है जो कि क्लेमेंडिया ट्रोकोमेनियास से होता है, ठीक है। और ट्रोकोमेनियास का जो सीधा सीधा कनेक्ट है वो है हमारा निमोनिया के साथ। सो अगर बच्चे को ये हुआ है तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहता है कि आप बच्चे को चेक करो कि कहीं वो साइन ऑफ निमोनिया तो नहीं शो कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरली कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर किसी को प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस है तो देयर इज अ चांसेस कि ये जो बैक्टीरिया है इसने जाके लंग्स पे भी अटैक किया होगा और बच्चे को निमोनिया भी हो गया होगा, ठीक है ना। तो निमोनिया के साइंस जो है प्रायोरिटी में रहते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि जो बच्चों में निमोनिया होता है उसको जल्दी से क्योर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। सो आप असेस करोगे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन में साइन ऑफ द निमोनिया। नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद अ क्रॉनिक ऑकल्सिव आर्टेरियल डिसीज, व्हाट प्रेसिपिटेटिंग कॉज इज द नर्स मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अल्सरेशन एंड गैंग्रीन लीजन। तो देखो क्या होता है कि आप एक नर्स को केयर कर रहे हो क्लाइंट की जिसको क्रॉनिक अकल्सिव आर्टेरियल डिसीज है, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ब्लड का अकल्शन हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे ब्लड का अकल्शन हो रहा है, सेल्स का अकल्शन हो रहा है। तो कौन सा कॉज जो है मोस्टली आइडेंटिफाई करेगा कि जो अल्सरेशन एंड गैंग्रीन्स और लीजन्स वहाँ पे हो सकते हैं, इनमें से कौन सा कॉज जो है अल्सर और गैंग्रीन्स के होने का कॉज बन सकता है, रीजन बन सकता है। इमोशनल सेस विद अ शॉर्ट लिव्ड poor hygiene and limited protein intake, stimulants such as coffee, tea and cola drinks, trauma from mechanical, chemical and thermal sources. Chronic occlusive arterial disease मतलब कि ड्यू टू ब्लॉकेज इन द आर्टरी, जो वो ब्लड जहाँ से जा रहा है जिस भी ऑर्गन में, जिस भी स्किन के एरिया में, वहाँ पे वो सेंसेशंस वीक हो जाती हैं। क्या होता है कि अगर नर्व वेसल्स ही आपकी ब्लॉक हो गई तो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो सेंसेशन वीक होगी। और अगर ऐसे पेशेंट को ट्रॉमा हो जाए किसी भी मैकेनिकल एंड थर्मल सोर्सेज से तो उसे वो चीज़ की सेंसेशन होगी ही नहीं। सेंसेशन नहीं होगी तो क्या होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके वहाँ पे अल्सर हो रहा है, उसके वहाँ पे लीजन हो रहा है। समझ रहे हो ना? अकल्शन मतलब ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो गई है और वहाँ से ब्लड जो है आगे को फ्लो नहीं कर रहा है। और अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि सेंसेशन वीक हो गई, पेशेंट को गर्म चीज़ ज़्यादा गर्म नहीं लगेगी और वो अपना हाथ रख के रखेगा वहाँ पे, और जो हाथ है वहाँ पे अल्सर हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा ड्यू टू द पुअर सेंसेशन और पुअर ब्लड सप्लाई। सो ये जो रीज़न हो सकता है कि पेशेंट को अल्सर और लीजन्स जो है वो हो जाए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 168 क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट आफ्टर सर्जरी, which complication does the nurse expect to prevent by teaching this client to avoid pressure on the popliteal space? So अगर आपने आप एक क्लाइंट है जिसकी सर्जरी हुई है, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट दिया है, उसको प्रिस्क्राइब किया गया है प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, तो नर्स अब उसको ऐसी चीज़ क्या टीच करेगी जिससे वो प्रेशर जो है पॉप्लीटियल स्पेस, जो आपकी नी की पिछली वाली स्पेस होती है उसको पॉप्लीटियल स्पेस बोलते हैं, वहाँ पे वो प्रेशर को जो है अवॉइड कर पाए, ठीक है ना, वहाँ पे उस प्रेशर को वो अवॉइड कर पाए। इसके लिए आप क्या टीचिंग दोगे? सेरिब्रल एम्बोलिज्म, पल्मनरी एम्बोलिज्म, ड्राई गैंग्रीन ऑफ अ लिम्ब, कॉरोनरी वेसल और कल्जन। सो देखो सबसे पहले तो जब भी किसी को प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट बोला जाता है सो देयर इज अ चांसेस ऑफ डीवीटी विच इज डी वेन थ्रोम्बोसिस, और डी वेन थ्रोम्बोसिस की कॉम्प्लिकेशन है पल्मनरी एम्बोलिज्म। अगर वो थ्रोम्बोसिस मूव करता है,
ठीक है, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स में, और लंग्स में जाके वो क्या बन जाएगा, एक एम्बुलाई, और वहां पे जाके वो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट करा सकता है। ठीक है ना। सो इस चीज की टीचिंग आप पेशेंट को इसीलिए दे रहे हो क्योंकि देयर इज अ चांसेस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, which food selection by the client with malabsorption syndrome indicate that the nurse dietary teaching was successful, select all that apply। तो इनमें से कौन सा फूड जो है क्लाइंट सेलेक्ट करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपने उसको माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की टीचिंग दी है वो आपकी सक्सेसफुल हो गई है। ग्रीन बीज, बेक्ड पोटैटो, नूडल्स पुडिंग, टर्की सैंडविच, होल व्हीट सीरियल्स। तो माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या है, ग्लूटन की इनटॉलरेंस, जो ग्लूटन है उससे इनटॉलरेंस है, टॉलरेट नहीं कर पाता आपका गट ग्लूटन को। सो अगर आप ऊपर वाले दो ऑप्शंस देखें, इसमें क्या है, पोटैटो जिसमें ग्लूटन फ्री है, कोई ग्लूटन नहीं होता, ग्रीन बीन्स इनमें भी कोई ग्लूटन नहीं होता, प्लस इनमें सारे विटामिन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बॉडी के लिए इफेक्टिव है। नूडल्स में भी ग्लूटन होता है, सैंडविच में क्या यूज होगा, ब्रेड, ब्रेड में भी ग्लूटन होता है, और होल व्हीट सीरियल्स में तो ऑब्वियसली व्हीट है तो ग्लूटन होगा ही होगा। सो ये तो नो ऑप्शन तो गलत है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 और 2। अगर क्लाइंट इसके बारे में बोलता है सो इट मीन्स जो आपकी टीचिंग है अबाउट माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वो क्या हो गई है, सक्सेसफुल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो इससे पहले अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है नॉर्सेट 6 के लिए, सो 599 का जो प्रॉपरली क्रैश कोर्स है आप ज्वाइन कर लो, अभी 10 दिन का ही है, इसमें कुछ भी नहीं ज़्यादा, बस आपका क्या है, एमसीक्यूज है, हर एक टाइप का एमसीक्यू है इस बैच में। रिकॉर्डेड बैच रहेगा, आप दिन में 3-4 रिकॉर्डिंग्स देखो, अपने डाउट्स लिखो और लाइव डाउट क्लास में आके आप उनको क्लियर कर सकते हो मेरे साथ। इसी में ही आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, सो एक्स्ट्रा उसमें आपको देने की जरूरत नहीं है, इसमें ही आपको टेस्ट सीरीज प्लस एंड वाले डे पे आपको की पॉइंटर्स मैं प्रोवाइड करूंगी जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे प्री का पेपर क्लियर करने में। ठीक है ना, आई एम अगेन सेइंग बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे की पॉइंटर्स प्री का पेपर क्लियर करने के लिए। 599 पे इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप रिकॉर्डेड एमसीक्यू बैच, ठीक है, पूरा हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज फुल्ली एक्सप्लेन डिटेल्ड वीडियो, दिन में 5 वीडियोस भी अगर आप देखोगे तो आपकी 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। 10 दिन में कंप्लीट करके साथ के साथ लाइव डेली क्लासेस देखो, आप डाउट क्लास लगाओ और मेरे से अपने डाउट क्लियर करके टेस्ट सीरीज जो है आपकी 30 से स्टार्ट हो रही है, सो आप फटाफट से जुड़ सकते हैं। सो ये ऑफर पे चल रहा है 599, तो बिकॉज डेज भी आपके पास 12-13 रह गए हैं, सो अपना टाइम वेस्ट मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन 18 years old is admitted with the acute onset of right lower quadrant pain at a McBurney point. The appendicitis is suspected. For which clinical indicator should the nurse assess the client to determine if the pain is a secondary to appendicitis? 18 साल का एक पेशेंट एडमिट हुआ है, ठीक है, उसके राइट लोअर अब्डोमेन में क्वाड्रेंट में यहाँ पे पेन हो रही है। मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है, नेवल से लेके इलियक क्रस्ट तक एक लाइन लगाएंगे, उसके सेंटर से 1 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे पेन होती है 1/3 पे, 2/3 ऑफ द हिस्से पे, ठीक है। सो अपेंडिसाइटिस जो है सस्पेक्टेड हुआ है, तो उसको अब कौन सी चीज़ देखने को मिलेगी जो कि सेकेंडरी है पेंडिसाइटिस में, मतलब वो भी पेंडिसाइटिस में देखने को मिलती है। यूरिनरी टेंशन, गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, रीबाउंड टेंडरनेस, इंक्रीज्ड लोअर बावल मोबिलिटी। सो रीबाउंड टेंडरनेस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। रीबाउंड टेंडरनेस कि जैसे ही आप इस पॉइंट पे टच करके अपना हाथ पीछे को करोगे तो पेशेंट को एक टेंडरनेस प्लस पेन फील होगी, एक टाइटनेस एंड पेन फील होगी उस पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड रिबाउंड टेंडरनेस। और ये स्पेशली कहाँ देखने को मिलती है, अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट में, प्लस मैकबर्नी पॉइंट पे पेन एंड रोवसिंग साइन, ठीक है, रोवसिंग साइन जो है देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन टेकिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ द क्लाइंट हु हैड अ थायरोइडेक्टमी, द नर्स आइडेंटिफाई दैट द क्लाइंट इज पेल एंड हैज spasm of the hand. The nurse notifies the healthcare provider. Which should the nurse expect the healthcare provider to prescribe? So एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी थायरोइडेक्टमी हुई है, मतलब थायराइड का रिमूवल हुआ है, तो नर्स जैसे ही आइडेंटिफाई करती है कि जो उसका हाथ है ना, जो उसका हैंड है, ठीक है, वो एकदम से पेल है, येलोइश कलर का हो गया है, प्लस उसमें स्पाजम हो रहा है, ठीक है ना। सो वो क्या करती है, डॉक्टर को नोटिफाई करती है
और क्या उसको क्या लगेगा कि नर्स उस पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, पोटाशियम क्लोराइड। सो देखो थायरोइडेक्टमी है, देयर इज अ चांसेस ऑफ रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स में भी रिमूव हो गए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का कैल्शियम डिप्लीशन देखने को मिला है, जिस वजह से ही पेशेंट का हाथ जो है स्पाजम एंड हैंड जो है उसके पेल हो रहे हैं। सो देयर इज अ चांसेस ऑफ कैल्शियम डिप्लीशन, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसे क्या प्रिस्क्राइब करेगा, कैल्शियम। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, व्हाट शुड अ नर्स डू इमीडिएटली व्हेन अ क्लाइंट रिटर्न्स फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट फॉलोइंग अ सबटोटल थायरॉइडेक्टमी। सो क्लाइंट आया है पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में, सब टोटल थायरोइडेक्टमी हुई है उसकी। सो अब आप क्या करोगे, इमीडिएटली इंस्पेक्ट करोगे इंसीजन को, या फिर इंस्ट्रक्ट करोगे क्लाइंट को नॉट टू स्पीक, प्लेस अ ट्रेकेस्टमी सेट एट द बेड साइड, प्लेस इन अ सुपाइन पोजिशन फॉर 24 आवर्स। सो सब टोटल थायरोइडेक्टमी में एक कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है हैमरेज की, एंड जो इंसीजन साइट है उस पे इन्फ्लामेशन की, ठीक है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या रखते हैं, ट्रेक्योस्टमी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो थ्रॉट के एरिया में है थायराइड, वहाँ पे वो एयरवे को ब्लॉक कर देगा, तो आप फटाफट से क्या कर दोगे, ट्रेक्योस्टमी सेट जो है, ट्रेक्योस्टमी जो है पेशेंट के कर दोगे, जिससे उसका एयरवे जो है खुल जाएगा, ठीक है ना। सो आप क्या करोगे, इमीडिएटली ट्रेक्योस्टमी जो है बेड साइड पे रख दोगे। नेक्स्ट है, विच क्लाइंट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एट रिस्क फॉर डेवलपिंग अ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। तो इनमें से कौन सा क्लाइंट जो है जिसको रिस्क है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होने का प्रेगनेंसी में, प्राइमरी ग्रेविटा हु इज ओबीस, मल्टीपैरा हु इज 31 years old, मल्टीपैरा हु हैड मोर देन 6 previous pregnancy, प्राइमरी ग्रेविटा हु टुक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विद इन 3 months ऑफ कंसेप्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इसका आंसर क्या रहेगा, कि कौन सी प्रेग्नेंट वुमेन को क्या है, हाइपरटेंशन होने का ज्यादा खतरा है, ज्यादा रिस्क है। चलो कल के क्वेश्चन पे चलती हूँ, जो कि कल आपसे मैंने पूछा था। सो वो क्वेश्चन था आपका ये, कि पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप में आप कौन सा मेजर्स ऐसा करोगे जिससे वो रिलेशनशिप और अच्छे से बिल्ड हो। सो देखो, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्फेंट का फिजिकल स्टेटस। अगर इन्फेंट प्रॉपरली हेल्दी है तो ऑब्वियसली हम उसे पेरेंट्स को दे देंगे, पेरेंट्स उसकी देखभाल करेंगे। अगर बाई चांस इन्फेंट को जॉन्डिस हो जाता है तो क्या होगा, वो पेरेंट्स से दूर रहेगा फोटोथेरेपी के लिए, तो वो बॉन्ड जो है बन नहीं पाता। सो ये फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड 599 वाला रिकॉर्डेड एमसीक्यू क्लासेस अगर आपको लेनी है, प्लस टेस्ट सीरीज, प्लस इसी में ही रिकॉर्डिंग्स देख के आप लाइव मेरे साथ डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। लाइव डाउट क्लासेस भी होंगी आपकी। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से मुझे ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 599 आपका प्री, और साथ ही में पेपर से पहले मैं आपको की पॉइंटर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, इसी में ही, इतने से में ही 599 में ही सब मिलने वाला है। रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ एमसीक्यू, हर टाइप का एमसीक्यू उसमें आपको मिलेगा। सो नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो टिल देन पढ़िए एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड मेक देम, कि आप अपने जीवन में उनको कुछ करके दिखाएं। सो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ कल की क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट।